आज 25 अगस्त 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ खबरें इस प्रकार से हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नोटिस उस समय नहीं प्राप्त हुई थी, कन्फर्मेशन नहीं था, तो इस वजह से आपको नोटिस नहीं प्रोवाइड कराई गई थी और इस प्रकार से कुछ नोटिस प्राप्त हुई है जो कि आपके सामने उपस्थित है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2016 जिसका आयोजन दिनांक 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित था, अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त परीक्षा अब दिनांक 20 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। आरओ परीक्षा 13 सितंबर से हटकर अब 20 सितंबर हो गई है। 20 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगली खबर में हम आते हैं। ये आरओ प्री परीक्षा 2016 अब 20 सितंबर को। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ भर्ती 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर के बजाय अब 20 सितंबर को आयोजित होगी। इसके बाद यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा की ओर से दी गई है। उन्होंने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाए जाने का कारण नहीं बताया है, बस इतना कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा 13 सितंबर की बजाय 20 सितंबर को होगी। इसके अलावा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी भर्ती 2017 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 26, 27, 28 अगस्त को नहीं होगा और यह 1 से शुरू होकर के 4 सितंबर तक चलेगा। ये हुई आरओ से संबंधित खबर। फिर इसमें भी आगे यही दिया हुआ है, आरओ परीक्षा 1 सप्ताह के लिए टली। ये फिर यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ का इंटरव्यू कार्यक्रम संशोधित किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये इंटरव्यू 26, 27, 28 अगस्त को आयोजित किया जाना था, जो कि अब 2, 3 और 4 को होगा। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरी, अगले वर्ष से ऑनलाइन नीट पर करे विचार। कोर्ट ने कहा है अगले वर्ष से ऑनलाइन नीट पर करे विचार। अभी तक क्या होता था, ऑफलाइन नीट होता था। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अगले वर्ष से मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हर वर्ष होने वाली परीक्षा नीट को ऑनलाइन कराने का विचार के लिए कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अथॉरिटी से कहा कि वह आईआईटी जेईई की तर्ज पर नीट भी ऑनलाइन कराने पर गंभीरता से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव उस याचिका को खारिज करते हुए कहा जिसमें विदेशी छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मिडिल ईस्ट व खाड़ी देशों में नीट के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। इसके बाद खाड़ी देशों में नीट कराने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खाड़ी देशों में नीट यूजी कराने का निर्देश से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से छात्रों को वंदे भारत मिशन उड़ानों से आने की अनुमति देने को कहा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, खाड़ी देशों से आने वाले छात्रों के लिए क्वारंटीन पूरा करना जरूरी है, लेकिन याचिकाकर्ता राहत को राज्य से संपर्क कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मंत्रालयों से बात कर छात्रों को लाने के लिए उचित प्रबंध को कहा है। अगली खबर में हम आते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पिछले साल छात्रवृत्ति पाने वाले को नवीनीकरण कराना होगा, वहीं नए अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स तीनों ही तरह की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। फॉर्म वेरिफिकेशन 15 नवंबर तक है।
इसके बाद हम अगली न्यूज़ में आते हैं। आज पूरा होगा पीसीएस इंटरव्यू, सितंबर मध्य तक परिणाम। दोस्तों पीसीएस 2018 का इंटरव्यू आज 25 अगस्त मंगलवार को पूरा हो जाएगा। सितंबर के मध्य तक पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी होने की उम्मीद है। कब? सितंबर के मध्य तक, मिड सितंबर मतलब 15 सितंबर तक अंतिम चयन परिणाम जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस के 988 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हुई थी और 25 अगस्त को खत्म हुई है। रविवार को लॉकडाउन होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार के कार्यक्रम में कई बार संशोधन करना पड़ा। यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा 2669 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार शामिल होने के लिए सफल घोषित किया था। अब पीसीएस में कुल 988 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इंटरव्यू 984 पदों के लिए होगा। सहायक नगर आयुक्त के एक रिक्त पद और लेखा अधिकारी नगर विकास विभाग के 3 रिक्त पदों का चयन केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। इन 4 पदों का चयन परिणाम इस परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के साथ जारी किया जाएगा। इसमें यह दिया हुआ है, ये 4 पद हैं जिनका परिणाम मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। इन चारों पदों का चयन परिणाम परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के साथ जारी होगा। आयोग की ओर से सबसे पहले इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया गया था। उसके अनुसार 13 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाना था। कार्यक्रम जारी होने पर प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया, जिसके आधार पर 13 और 14 जुलाई को इंटरव्यू स्थगित करना पड़ा और फिर इसके स्थान पर 10 व 11 अगस्त को इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने फिर घोषणा कर दी कि अब हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। फिर इसके बाद 15 जुलाई से 25 अगस्त तक इंटरव्यू कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब जो है इंटरव्यू जो है आज 25 अगस्त है, लास्ट आज इंटरव्यू का दिन है और मिड सितंबर तक, जहां तक की उम्मीद है, परिणाम आ जाएगा। इसके बाद अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हाई कोर्ट 28 अपर न्यायाधीश जल्द बनेंगे स्थायी न्यायमूर्ति। इसमें दिया हुआ है 28 अपर न्यायाधीश जल्द ही स्थायी न्यायमूर्ति पद पर शपथ लेंगे। इनको स्थायी जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मंजूरी दी है। सरकार से संस्तुति केंद्र सरकार से कर दी गई है। इनके लिए 22 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए की गई थी। ये 28 अपर न्यायाधीश के नाम हैं जिनको स्थायी जज बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद हम चलते हैं नोडल प्रधानाचार्यों के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं का निरीक्षण। जिले के माध्यमिक विद्यालय वर्चुअल विद्यालय के रूप में स्थापित है। कोरोना के चलते बंद विद्यालयों में 9वीं 11वीं की कक्षा का प्रसारण स्वयं प्रभा चैनल तथा 10वीं 12वीं कक्षाओं का प्रसारण दूरदर्शन के द्वारा किए जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा की अध्यक्षता सोमवार को सेंट एंथोनी ग्लूश इंटर कॉलेज में सभी राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में छात्रों की सुविधा के लिए उनके जिज्ञासा समाधान हेतु कक्षावार ड्रॉप बॉक्स लगाने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय टीम विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेगी। इसके लिए 84 नोडल प्रधानाचार्य को लगाया गया। संचालन डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। इस दौरान डॉक्टर BS यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। तो इस न्यूज़ का मेरा पूरा मतलब ये है, नोडल प्रधानाचार्य होंगे जिनके जरिए ऑनलाइन कक्षाओं का निरीक्षण समय समय पर किया जाएगा। इसके बाद JEE व नीट के विरोध में आई कई राज्य व पार्टी। दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों की केंद्र को चिट्ठी। देखिए, मैंने आपको इसके JEE व नीट के बारे में कल भी बताया था कि विपक्ष है वो तो हावी ही रहेगा केंद्र सरकार पर। और देखिए, जैसा भी होगा तो सरकार किसी का बुरा नहीं सोचेगी और उसकी भी मजबूरियां हैं। कब तक एग्ज़ाम को पोस्टपोन करती रहेगी, उसको भी अपना सत्र सही तरीके से चलाना है। इस वजह से हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए और हो सकता है ना भी हो, लेकिन जहाँ तक की उम्मीदें हैं 80% उम्मीदें हैं कि JEE व नीट की एग्ज़ाम
टलेगा नहीं, वो अपने समय पर ही होगा। इसके बाद हम अगली खबर में आते हैं। योजना, कुछ हाइब्रिड स्कूल के साथ खुल सकते हैं स्कूल। मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़, 50-50 का फंडा लागू होगा लगभग। अगले महीने अनलॉक 4 आरंभ हो जाएगा। मौजूदा हालतों को देखते हुए स्कूल कॉलेज खुलने में के आसार नहीं है, लेकिन एक मेडिकल पत्रिका में अपने रिपोर्ट पर कहा है कि कोरोना से निपटने के कारगर योजना के साथ हाइब्रिड शेड्यूल, कुछ बच्चे कक्षा में और कुछ बच्चे ऑनलाइन के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। छात्रों के समग्र विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा सबको हासिल नहीं है। इसके लिए कुछ बच्चे पिछड़ रहे हैं, फिर लॉकडाउन से भी क्षति हुई है। इंडियन जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट हेल्थ में प्रकाशित शोध रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क, जर्मनी समेत कई देशों ने हाइब्रिड शेड्यूलिंग के जरिए स्कूलों को आरंभ किया गया। यह मॉडल भारत में भी लागू किया जा सकता है। इसमें कक्षाओं को छोटे आकार में बांटकर रोस्टर बच्चों को स्कूल बुलाकर समूहों को एक सप्ताह बारी बारी से स्कूल बुलाया जा सकता है। कक्षाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर एक साथ चलाया जा सकता है। कुछ बच्चे कक्षा में मौजूद रहे, कुछ कक्षा में ऑनलाइन मौजूद रह सकते हैं। इस प्रकार रोस्टर से सभी बच्चों को सप्ताह में 1-2 दिन स्कूल आने का मौका मिल सकता है। जनरल ने कहा कि लॉकडाउन होने और स्कूली शिक्षा के सबको समान रूप से ऑनलाइन उपलब्धता नहीं होने के कारण छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा समय तक स्कूलों को बंद रखना ठीक नहीं होगा। वर्धमान महावीर कॉलेज के कम्युनिटी विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगुल किशोर के इस शोध पत्र में कहा गया है कि छात्रों को लंबे समय तक ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता, उसे न्यूनतम किया जाए। देखिए, इसमें योजना हाइब्रिड शेड्यूल का फाइनली ये मतलब है कि कुछ बच्चे जो क्लास में पढ़ेंगे और कुछ ऑनलाइन उपस्थित होंगे, क्योंकि सभी बच्चों को इकट्ठा नहीं बुलाया जा सकता है। इसके कारण भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। और कोरोना चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो अनलॉक 4 में भी कह रहे हैं लगभग कॉलेज खुलने की, स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। और फिर इसके बाद देखिए, जैसे सरकार की मंशा होगी, जैसा करना चाहेगी वैसा करेगी। और जिस प्रकार डेनमार्क, जर्मनी समेत कई देशों में हाइब्रिड शेड्यूलिंग चालू हुई है, उसी प्रकार भारत भी प्रयास कर रहा है कि हाइब्रिड शेड्यूलिंग करके यहाँ भी, क्योंकि बच्चे को ऑनलाइन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता है। इसका आधार ये है कि देखिए, बच्चे ऑनलाइन क्या होता है ना, ऑनलाइन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन साथ में जो कुछ बच्चे होते हैं वो खेलने लगते हैं। और क्लास में क्या होता है, उन्हें बेबस होकर वहाँ बैठना पड़ता है। इस वजह से हाइब्रिड शेड्यूल मस्ट है कि ताकि कुछ दिन का बच्चों का शेड्यूल, अगर 2 दिन वो गया, 2 दिन अगला जाएगा, फिर 2 दिन अगला जाएगा, तो इस तरीके से हाइब्रिड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बच्चों को के अंदर जागरूकता बनी रहेगी। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। MBA में प्रवेश स्नातक के अंकों के आधार पर। NCTE ने कहा है कि MBA व PGDM पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों को स्नातक परीक्षाओं में हासिल अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला देने की अनुमति दी गई है। इसकी वजह यह है कि कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सका है। NICTE ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह रियायत सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। यह सत्र केवल 2020 और 21 के लिए है। इसे भविष्य के शैक्षणिक वर्षों के लिए मिसाल के तौर पर ना देखा जाए। परिषद ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि अगर सीटें खाली हैं तो स्नातक परीक्षाओं के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाए। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम। प्रदेश में सार्वजनिक समारोहों पर, सभाओं पर 30 सितंबर तक रोक है। कोरोना के चलते 30 सितंबर तक सभी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन, सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया व अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में आदेश जारी किया है कि इसमें कहा गया है सभी प्रकार के जुलूस व झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक लगाई गई कि क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि घरों में मूर्तियां, ताजियां व अलम की स्थापना किसी प्रकार की नहीं की जाए। इसके बाद सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और पुलिस
कमिश्नरों को भेजे आदेश में सभी धार्मिक स्थलों विशेषकर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ताजमहल की सुरक्षा और पुख्ता करने को कहा गया है। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। बिना प्रवेश परीक्षा प्रबंधन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। वही MBA वाली ही न्यूज है कि इसमें 2020-21 पर सिर्फ बची सीटों पर एडमिशन हो सकता है और स्नातक के अंकों के आधार पर ही दाखिला देने की अनुमति है। इसके बाद हम आते हैं अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं, वही खबर है। इसके बाद पुरानी पेंशन न बीमा शिक्षकों ने बनाई सेल्फ केयर टीम। पुरानी पेंशन और सामूहिक जीवन बीमा से वंचित परिषद शिक्षकों ने खुद टीचर सेल्फ केयर टीम बनाई है। इस पहल का मकसद यह है कि यदि किसी शिक्षक की असामयिक मृत्यु होती है तो उसके बेसहारा परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके। यह पहल करने वाले प्राथमिक विद्यालय जोरावट शंकरगढ़ के शिक्षक विवेकानंद का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.59 लाख स्कूल के कार्यरत तकरीबन 5 लाख शिक्षकों में से 1 लाख भी उनके साथ जुड़ते हैं तो प्रत्येक शिक्षक 50-50 रुपये भी योगदान देता है तो संकट में फंसे परिवारों को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाएगी। लॉकडाउन के बाद विद्यालय खुलते ही शिक्षकों के संक्रमण और मौत की खबर मिलने के बाद विवेकानंद ने जुलाई में टेलीग्राम ऐप पर टीचर सेल्फ केयर टीम बनाकर प्रदेश भर के शिक्षकों को जोड़ते हुए पीड़ित परिवारों को सहायता की शुरुआत की है। अब तक तकरीबन 3000 शिक्षक इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इसके लिए शिक्षकों को एक ऑनलाइन शपथ पत्र भरना होता है कि वह किसी भी स्थिति में शिक्षक की मृत्यु होने पर मदद को तैयार हैं। शिक्षक गूगल फॉर्म के माध्यम से सदस्यता लेते हैं और अपनी जानकारी भी देते हैं ताकि विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित परिवार से संपर्क किया जा सके। विवेकानंद कोर्ट के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दोस्तों इसमें ये है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें जैसे कोई किसी भी शिक्षक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी अगर सब लोग 50-50 रुपये करके सहायता करेंगे तो तत्काल प्रभाव में पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहायता की जा सकती है, यही है। और इसमें मतलब एक अच्छी पहल है और ऐसा सोचने पर भी उन्हें सराहनीय कार्य की ओर उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं तो इसमें सभी को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आज की खबर यहीं से समाप्त होती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।